मुलाकात एक ऐसी खास शख्सियत से हम करवाने जा रहे हैं जिनसे आज इतिहास के विषय में हम चर्चा करेंगे। वो खास शख्सियत है सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र सोमनाथ बोस जी, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जया। और सीधे हम रुक करते हैं। हमारे साथ सुभाष चंद्र बोस जी के प्रपौत्र सोमनाथ जी हैं, जो नमो इंडिया जो एक उनका इंस्टीट्यूशन है, नमो इंडिया सेना, उससे भी जुड़े हैं, उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और कई मुद्दे जो उन्होंने उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। और कैसे हैं आप? जी, पहले बंसल न्यूज़ का हर दर्शक को मेरा जय हिंद। वाह सर, जय हिंद जी। मैं ठीक हूँ शरद जी। आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, पहले तो मैं आपके संगठन के बारे में जानना चाहूँगा। नमो सेना इंडिया, ये 1 दर्जन राज्य जो हैं देश के, वहाँ काम कर रहा है। तो नमो सेना इंडिया, आप एक युवा शक्ति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिस जोश के साथ आपने शुरुआत की है वो बताता है कि ये राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की गौरव और शक्ति को इंटैक्ट रखकर, अक्षुण्ण रखकर आगे बढ़ने वाला एक संगठन प्रतीत होता है। लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे किस तरह का ये संगठन है और किस तरह की सोच और दृष्टि इसके पीछे, विजन क्या है सर? जी जी। नमो सेना इंडिया भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जी का मार्गदर्शन से चलता है। जिस मार्गदर्शन से हम लोग, आप अभी जो हम लोग का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी भी चलते हैं, सबका साथ सबका विकास जी। इसी विश्वास से और इसी आदर्श से, इसी मार्ग में हम लोग चल पड़े हैं पूरा देश भर में। हम लोग का मूल जो काम है वो है, केंद्रीय सरकार मोदी जी आने के बाद इतना एक योजना बनाए थे, वो योजनाएं आम आदमी तक पहुंचाने में मदद करना, आम आदमी को, और उनका जानकारी देना। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी सामाजिक काम भी करते हैं, या कोई प्राकृतिक कोई अघटन घटे तो उसमें भी हम लोग का वॉलेंटियर्स उसमें जाकर मदद करते हैं। हम लोग का संगठन का मोटो है सेवाई सिद्धांत। इससे हम लोग सेवाभाव से ही काम करते हैं। और इस संगठन में सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बोला था, वही सबको लेके ही हम लोग चलते हैं। जी जी। इसमें एक प्रश्न मेरे मन में ये भी आता है कि जिस तरह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति, उनकी फिलॉसफी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उससे आप प्रभावित हैं, तो क्या आप बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता भी आपने ली हुई है? जी जी। बीजेपी का प्राथमिक सदस्यता तो ये मैंडेटरी है संगठन में रहने के लिए, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद करेंगे वही नमो सेना बन सकते हैं। क्योंकि नमो का मतलब है नमन जी, और नमो का मतलब है नरेंद्र मोदी जी जी। तो मतलब मैं मानूं आप मेंबर हैं बीजेपी के? जी जी। एकदम प्राइमरी मेंबर हूं। प्राइमरी मेंबर हैं जी, एकदम प्राथमिक स्तर पर हूं। जी जी जी। हाँ, ये एक सामाजिक संगठन है, इससे कोई राजनीति जुड़े नहीं है। मैं कोई राजनीतिक दल से भी जुड़े नहीं हूँ। बिल्कुल, वो मेंबरशिप लेना पड़ता है, इसीलिए हम भी मेंबर है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ। अब मैं आता हूँ उस व्यक्तित्व की तरफ, उन व्यक्तित्व की तरफ जिनसे हम सब प्रेरित हैं और वो हम सब के मन में समाये हैं। और मैं फिर एक बार आपको प्रणाम करूंगा, क्योंकि आप उस वंश परंपरा से हैं जिसका एक महानायक न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का एक महानायक है, नाम है सुभाष चंद्र बोस। आपने ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी के सामने भी उठाया है और आपने ये भी कहा था कि उन्होंने इसकी पूरी छानबीन की बात की है। आपका ये दावा रहा है कि, और तथ्य भी इस तरफ इशारा करते हैं कि 1945 में ताइवान से वो जहाज़ उड़ा ही नहीं था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के होने की बात कही गई थी। तो ये पूरा मामला संक्षेप में हमको ज़रा समझाइए कि किन तथ्यों के आधार पर आपने ये कहा। उस जांच कमेटी की भी आपने बात की,
आपने अपने परिवार के एक और पूर्वज जो जज भी रहे उनका भी हवाला देकर ये बात कही। जी जी जी। ये जो बात हमने कही थी, जी। मेरे दादाजी, हम प्रपौत्र नहीं है, हम पौत्र है। पौत्र हैं। जी जी। इन इंग्लिश इट इज ग्रैंड नेफ्यू ऑफ ग्रैंड नेफ्यू ऑफ सुभाष चंद्र बोस। मेरे दादाजी का नाम सुरेश चंद्र बोस है। जी। वो सुभाष चंद्र बोस का मंझला तीसरा एल्डर ब्रदर है। ब्रदर जानकीनाथ बोस का थर्ड सन। जी। तो जब पहले नेताजी इंक्वायरी कमीशन बने थे 1954 में, जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। उस कमीशन में मेरे दादाजी भी शामिल थे, सुरेश चंद्र बोस। जी। सुरेश चंद्र बोस थे, जेपी मीटर थे और शाहनवाज खान थे। जी। तो उसका पहला नाम था नेताजी इंक्वायरी कमीशन। जी। नेताजी इंक्वायरी कमीशन में मेरे दादाजी बहुत सारी जगह गए थे। ताइवान गए थे, वियतनाम गए थे, कोरिया गए थे, जापान में तो गए ही थे। जी। और उन्होंने पूरा जांच करके एक रिपोर्ट बनाए थे। जी। उस रिपोर्ट में ये खुले आम बताया गया था विथ एविडेंस जी। कि उस समय फॉर्मोसा कहते थे ताइवान को। जी। फॉर्मोसा में 18 अगस्त 1945 से कुछ दिन पहले एक टाइफून आए थे। उसमें एयरपोर्ट का ऐसी हालत था कि 18 अगस्त 1945 में कोई फ्लाइट ले ही नहीं सकता है। जी। तो और उसमें रजिस्टर में कोई फ्लाइट के बारे में कुछ है नहीं। तो अगर फ्लाइट नहीं लेता है तो वो क्रैश कैसे करेंगे। और ये रिपोर्ट उन्होंने बनाकर, जब उस समय कलकत्ता से दिल्ली जाने में समय लगता था और ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन था कलका मेल। कलका मेल में जब उन्होंने चढ़ा, उससे पहले उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पूरे बताए थे। उन्होंने इन ब्रीफ पूछना चाहे कि आपका रिपोर्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब सुभाष चंद्र बोस का डेथ पॉजिटिव है या उसका विरोध में कुछ है। उन्होंने बोला था नेगेटिव। जी। 2 दिन बाद जब उन्होंने दिल्ली में ट्रेन से उतरा तो उन्होंने देखा न्यूज़पेपर बिक रहा है जहां पे शाहनवाज कमीशन नाम से ऑलरेडी रिपोर्ट दर्ज किया गया कि सुभाष चंद्र बोस का फॉर्मोसा आइलैंड में डेथ हो गया। जी। प्लेन क्रैश में। जी। तो उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बार बार जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने का प्रयास किया और पूछा क्यों ऐसे हुआ, पर जवाहरलाल नेहरू उनको कई दिनों घुमा के एक टाइम दिया। जी। उन्होंने वो रिपोर्ट को पूरा, उनका जो रिपोर्ट था उन्होंने ले लिया था। जी। लेकर उनको बोला कि ऑलरेडी ये आप थोड़ा कंप्रोमाइज करके इस रिपोर्ट को, शाहनवाज कमीशन का रिपोर्ट को आप साइन कर दीजिए। पर मेरे दादाजी साइन नहीं किया। उनके पास बहुत सारी ऑफर्स भी आए, अच्छे अच्छे ऑफर्स, पर मेरे दादाजी अपने भाई के झूठा मृत्यु का रिपोर्ट में साइन करके वो नहीं लिया। उन्होंने वापस चले आए, उसमें भी बहुत दिक्कत हुआ। और जो रिपोर्ट उन्होंने अपने तरीके से बनाए थे विथ एविडेंस, उसको अपने खर्च पर पब्लिश किया, द डिसेंशियंट रिपोर्ट। अभी गूगल में या सोशल मीडिया में वो रिपोर्ट आप टाइप करने से आपको मिल भी जाएंगे। पूरा जो है वो आपको देखे, उसमें क्या एविडेंस है क्या नहीं है सब आपको मिल जाएंगे। तो वही किताब उन्होंने जब पब्लिश किया था, पहले वो किताब बंगाल में जो गवर्नमेंट था, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, डॉक्टर बिधान चंद्र राय बंगाल के लिए बहुत कुछ किया, पर उन्होंने विरोध किया। वो पूरा किताब 118 किताब पहले जो पब्लिश होते हैं वो उनके पास था, मेरे दादाजी के पास जी। और बाकी जो पब्लिशिंग हाउस में था उसको लेकर जला दिया गया। दूसरी बार उन्होंने फिर से टाइप किया, उसको बैन कर दिया गया। पर वो किताब से कुछ किताब में हम लोग के पास था। जब 8 मई 2015 में कलकत्ता में मोदी जी आए थे जी, हम लोग पहले से ही उनको लिखा था
एक बार उनका अपॉइंटमेंट मांगे थे सुभाष चंद्र बोस की डिक्लासिफिकेशन के लिए, वो किताब हम लोग दिए थे और वो किताब पढ़ के उन्होंने ये भी बोला था ये सामने आना चाहिए। तो इस बीच में 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, फिर से मुखर्जी कमीशन हुआ। जी हाँ। मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट आते आते यूपीए 1 आ गया, तो उस रिपोर्ट के भी रिजेक्ट किया गया था। पर उस रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो 50 साल पहले मेरे दादाजी लिखे थे कि प्लेन क्रैश थ्योरी है नहीं। पर प्लस उस रिपोर्ट में और भी कुछ था, वो था कोई सन्यासी के बारे में जिसका चर्चा होता था कि वो सन्यासी सुभाष चंद्र बोस है। जी हाँ जी, किसके बारे में आप बोल रहे हैं? शारदानंद जी, जो एक दावा आता है कैथी में बनारस वाराणसी के पास कि वो सुभाष चंद्र बोस जी ही थे, ऐसा दावा सामने आता है। हालांकि उसकी कोई प्रामाणिकता अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। हाँ जी जी, कुछ भी नहीं, उसका प्रामाणिकता ये आया, मुखर्जी कमीशन ने उनका जो दांत था वो मिले थे। जी हाँ, और उनका हैंडराइटिंग मिले थे जी। तो वो दांत का डीएनए हुआ था। मुखर्जी कमीशन में एकदम खुलेआम है, वो डीएनए नहीं मैच किया। जी जी। दूसरी बात, वो डीएनए बाहर में 2 जगह में टेस्ट हुआ था, उसमें एकदम रिजेक्ट कर दिया कि वो फैमिली मेंबर नहीं है। दूसरी बात है, हस्ताक्षर जो है वो तीनों जगह भेजा गया था। हस्ताक्षर अगर मिले तो 2 जगह से टोटल रिजेक्शन। और पीलाल नाम का एक हस्ताक्षर एक्सपर्ट है, उन्होंने लिखा था कि कुछ अक्षर एक जैसा है। जी जी। तो यही एडिशन है मुखर्जी कमीशन में। मुखर्जी कमीशन में ये एकदम पूरा पहले वाला प्लेन क्रैश थ्योरी फॉल्स था। और दूसरी बात है, मेरे दादाजी प्लेन क्रैश के बारे में, प्लेन तो उड़ा ही नहीं। दूसरी बात, जो कॉफिन जापान में मिले थे उसका हाइट 6 फुट था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हाइट 5'11" से थोड़ा ज्यादा था। एक यूनिफॉर्म मतलब आपका उस समय वो जो हाई हील शूज पहनते थे और सर पे कैप रहता था, वो लेकर एक 5'11" का आदमी एक कॉफिन में कैसे 6 फुट का कॉफिन में फिक्स होंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज वो जो कॉन्ट्रडिक्ट करते थे उनका प्लेन क्रैश। आपने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं सोमनाथ जी, आपने काफी इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की हैं। जब से ये एनडीए जिसको बीजेपी लेड नेतृत्व कर रही है 10 साल से, कितना प्रगति हुआ है? कुछ इसमें जांच आपके पास कुछ अपडेट है कि पूरा देश जानना चाहता है, बल्कि मैं कहूँगा दुनिया जानना चाहती है उस महान सेनानी के बारे में। क्या कुछ प्रगति इसमें आगे बढ़ी है? कुछ उसमें प्रोसेस चल रही है? जी सोमनाथ जी। जी जी। हाँ शरद जी, सबसे बड़ी बात है, जो फाइल्स कभी देश के सामने, देश क्या विश्व के सामने नहीं आया था, सुभाष चंद्र बोस को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बहुत सारी गवर्नमेंट्स, पूरा विश्व उनके लिए बहुत सारी फाइल्स थे। देश में भी फाइल्स थे। वो फाइल्स ऑलरेडी डिक्लासिफाइड हो गया। वो सब सामने आ रहा है। 50-60% फाइल्स ऑलरेडी आम जनता के सामने रखा गया। कुछ फाइल्स है, देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स भी होता है दूसरे देश से भी। मेरे साथ जब सुषमा स्वराज जी फॉरेन मिनिस्टर थी, मेरे साथ उसका थोड़ा बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुआ था, 1-2 बार मीटिंग भी हुई थी। तो उन्होंने बोला प्रोटोकॉल्स के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग अलग अलग देशों से भी जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर फाइल्स है वो मांगे हैं, पर हर देश का कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो टाइम बर्डन में वो अटक रहा है। तो देखिए मोदी जी फाइल्स डिक्लासिफाई कर दिया है, एकदम आम जनता के सामने रख दिया है। आपको जो समझना है वो समझ लीजिए। ये प्रमाणित सत्य है कि 18 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस का डेथ नहीं हुआ। अभी प्रश्न है जी, तो आगे का जीवन वो कैसे बिताए जी, उसके बारे में भी थोड़ा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है। इसी कारण ये सरकार कर नहीं पा रहा है। देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स आपको मानना पड़ेगा, सिर्फ देश का नहीं हो, बाहर का भी प्रोटोकॉल्स
को लेकर चलते थे, वो शायद भारत में नहीं था, भारत का बाहर चले गए थे, तो वो देश अभी प्रोटोकॉल्स में बंधे हुए हैं। दूसरी बात जो है, ये गया उनका मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, सभी जानना चाहते हैं, हम लोग भी परिवार है। और सुभाष चंद्र बोस पूरा देश को सिंगापुर में जब आजाद हिंद फौज का हैंडओवर किए थे रासबिहारी बोस, और उन्होंने दायित्व में उन्होंने बोला था जी, भारतवर्ष मेरे माता है, भारतवासी मेरे परिवार है, और आजाद हिंद फौज मेरा संतान है। तो ये पूरा देशवासी उनका परिवार से है, वो आप भी है, हम भी है, जो देख रहे हैं वो भी उनका परिवार है। सभी परिवार, अगर परिवार का कोई खो जाए तो सभी चिंतित होता है, तो इसी कारण से सभी चिंतित है। और पर कुछ प्रोटोकॉल्स को भी मानना पड़ता है सरकार को, सरकार का भी हाथ पांव बंधे हुए होते हैं। दूसरी बात है, देखिए सुभाष चंद्र बोस को सभी सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं और नेता मानते हैं। खुद महात्मा गांधी जी भी उनको नेताजी करके पुकारते थे। तो भारतवर्ष का नेता एक ही है, नेताजी। तो उसका जहां जगह, सम्मान के जगह पहले होना चाहिए, वो जगह मोदी जी ने दिया है। और वो मिलने के लिए 75 साल देशवासियों को, अपने परिवार का जो एक काबिल बेटा है उसको असली जगह में पहुंचने में 75 साल लग गया। वो मोदी जी उनको बैठाए है कर्तव्य मार्ग में, जहां अंग्रेजों का सम्राट किंग जॉर्ज V का जगह था। तो कितना बड़ा सम्मान उनको दिया। सिर्फ उनको नहीं, उनका संतान जो आजाद हिंद फौज है, उनका म्यूजियम लाल किला में बना। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस का एक ही नारा था, दिल्ली चलो, मतलब लाल किला में चलो, लाल किला के दखल लो। देश स्वतंत्रता होने के बाद 73 साल लगे आजाद हिंद फौज को लाल किले में मिलना। तो ये तो हम लोग को तो मोदी जी के ऊपर इसके लिए थोड़ा तो हम लोग उन्होंने हम लोग को जो इमोशंस है उनको तो बांध लिया है ना। जी हाँ, जी हाँ, ये पूरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जितना फैन है, इसके लिए हम लोग उनके सत सत नमन करते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उनको जो सम्मान मिला उसके बाद आप देखिए। जी हाँ, बिल्कुल सर। मैं एक और अहम सवाल के साथ आऊंगा। जो आपने जिस तरह से इंडिकेशंस दिए हैं, तो क्या हम उसका ये अर्थ लगाएं, भले ही आप उसको फिर इशारों में कहना चाहें, आप इंडिकेशंस में कहना चाहें कि अगर हम ये माने ये बात, जैसा तथ्य भी कहते हैं, कमीशंस की रिपोर्ट भी कहती हैं कि वो उस 1945 में ताइवान के उस विमान में नहीं थे, क्योंकि वो कॉफिन भी उनके कद, उनकी काठी से मैच नहीं करता है। तो क्या कुछ अरसा ऐसे इंडिकेशंस हैं कि उन्होंने अज्ञातवास में, विदेश में, सिंगापुर या उसके आसपास बिताया? जी जी जी। देखिए, सिंगापुर में तो कभी नहीं, क्योंकि इसका बहुत सारी थ्योरीज है। पर 1970 में जब स्टालिन की बेटी स्वेतलाना जी इंडिया में रिफ्यूज के लिए आए थी मुंबई में, उन्होंने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उस समय मैं तो वो प्रेस कवरेज सुने नहीं थे, आप लोग के पास रिकॉर्ड होंगे जी। तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि पेरेनोवा नाम का मॉस्को से नज़दीक में एक शहर था छोटा सा, उसमें कम्युनिस्ट मॉस्को रशिया में सब घर को सेल कहते थे। उन्होंने बोला था कि मुझे पता है सुभाष चंद्र बोस पेरेनोवा शहर में किस सेल में रहते। सेल का मतलब कोई कारावास का सेल नहीं है, वो सेल का मतलब छोटा छोटा एक जैसा घर होता था, उनको सेल कहा जाते थे। तो उसमें स्टालिन के साथ सुभाष चंद्र बोस का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, और स्टालिन ने शायद उनको शरण दिए थे, क्योंकि उस समय पूरा विश्व एलाइड फोर्स में का दबदबा चल रहा था। तो किसी भी जगह जाते तो उनका अरेस्ट होना का चांस था। तो 1956 तक स्टालिन की बेटी
स्वेतलाना जी को पता था, उन्होंने ये प्रेस रिपोर्ट भी किए थे, पर स्वेतलाना जी को इंडिया शरण में नहीं लिया, तो उन्होंने अमेरिका में चले गए थे। तो उसके अमेरिका के पास शायद वो डायरी भी है स्वेतलाना जी का। उन्होंने एक डायरी दिखा के कहा था कि मेरे साथ पूरा इस डायरी में लिखा हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और आप ये भी देखिए कि 1956 तक, जब तक स्टालिन जिंदा थे, इंडिया के साथ सोवियत यूनियन का कोई अच्छा रिलेशन भी नहीं बन पाए, सरकार से भी कोई गए नहीं था। पर जब स्टालिन का देहांत हो गया, उसके बाद क्रुश्चेव आए, अचानक भारत के साथ, भारत से बहुत सारे लोग गए, 2 साल 3 साल बाद भारत का प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पहुँच गए, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी हो गए, एक वही समय से एक मित्रता का शर्त चल रहा है, एक टाई अप बन गया इंडिया सोवियत यूनियन का, आज भी वो बरकरार है। तो हो सकता है उस समय के बाद कुछ अलग घटे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। 1956 तक जी जी जी, मुझे ये भी थोड़ा समझना है आपसे कि भारत के 2 महानायक जो हैं, उनको लेकर रहस्य हैं। पहले सुभाष चंद्र बोस जी हैं और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मृत्यु ताशकंद में हुआ, उसको लेकर भी, और जैसा आप बता रहे हैं, हमें इंडिकेशंस दे रहे हैं, ये भी एक संयोग है कि स्टालिन यानी रूस से जुड़ता है सुभाष चंद्र बोस जी के तथाकथित सो कॉल्ड अज्ञातवास का विषय, और ताशकंद में ही होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु। उनके पुत्र ने भी, अनिल शास्त्री जी ने हमारे साथ चर्चा में कहा था कि उस समय पूरा शरीर नीला था और जिस जगह उनको रुकवाया गया था वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, काफ़ी दूर था। तो ये तमाम चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी जिसके तार बहुत बड़े हो सकते हैं, कुछ उस तरफ जाती है क्या चीज़ें? जी जी, देखिए, इसमें सिर्फ ये दोनों नहीं, अचानक सरदार वल्लभ भाई पटेल का डेथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डेथ, ये सब बहुत ऊपर का मामला है। वो हम लोग जैसे आम आदमी का सोचने का बात नहीं है। किरसा कुर्सी का ये एकदम सीधा है। किरसा कुर्सी का जो चैलेंज करते हैं कुर्सी को, उनका डेथ हो जाता है। यही तो दिखाए, समझ में आता है। ये अगर आप जी जी, उस समय लाल बहादुर, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि गांधी जी, पहले नेता सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ गांधी जी भी बड़ा सम्मान करते थे। हमारे मध्य प्रदेश में ही जबलपुर के पास त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वॉलंटियरली क्विट करना पसंद किया था अध्यक्ष पद के लिए, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं इससे पीछे हटता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के रिश्ते कैसे थे? आपके परिवार का विषय है, आप कैसे देखते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी बहुत सम्मान करते थे गांधी जी का, गांधी जी भी करते थे, नरम दल गरम दल की भी बात थी। आज देश में ये डिबेट भी कई बार छिड़ती है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर। जी, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जी 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 जी, गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस बहुत सम्मान भी करते थे, अपने पिता जैसी दर्जे भी देते थे। जी, और गांधी जी को भी पता था कि दोनों का मार्गदर्शन अलग था, दोनों का सोच विचार अलग था, पर एक दूसरे का कदर करते थे। उस समय स्वतंत्रता के आंदोलन में ये दोनों जहां जिस लेवल का नेता थे, और कोई ऐसा नहीं था। जी, तो गांधी जी हम लोग के परिवार से भी जुड़े हुए थे। जी जी, अभी जो बंगाल का कुछ दिन पहले भी फिनांस मिनिस्टर थे अमित मित्र, वो टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। टीएमसी ममता बनर्जी का सरकार का फिनांस मिनिस्टर थे। जी, उनका पिताजी का, वो आजाद हिंद फौज का हरिदास मित्र, उनका वो आजाद हिंद का इंटेलिजेंस जो देखते थे, उनका इंटेलिजेंस का हेड था। जी, और उस समय अंग्रेज लोग उनको पकड़े थे, सिर्फ उनको नहीं, उनके साथ
उनका चारों मित्र को भी पकड़े थे। जी बेहाला, बंगाल, कलकत्ता में बेहाला नाम का एक जगह था, वहाँ उन लोग का हेडक्वार्टर था, एक गुप्त जगह में। वहाँ से सबको एक रेड हैंडेड पकड़े थे और सबका फांसी का आदेश हुए थे। जी तो अमित मित्र की माताजी जो मेरे बुआ है, मेरे पिताजी का बड़े बहन, तो सबका फांसी का आदेश, तो उन्होंने एक व्रत रखे थे। तो उस व्रत में एकदम निर्जला, माने पानी तक वो नहीं पी रहा था। तो उनका ये हो जाएंगे तो हाँ, जब तक मेरे पति आकर हमको पानी नहीं पिलाएंगे हम नहीं पिएंगे। तो गांधी जी इतना मानते थे अपने बेटी जैसे, पूरा परिवार से इतना जुड़े हुए थे। जब गांधी जी के पास ये न्यूज़ गए, मेरे दादी ने उनको पत्र लिखकर बताया कि ऐसे ऐसे हाल है, गांधी जी खुद ये फांसी का आदेश रद्द करने के लिए खत लिखा जी। और वो खत देख के तो हरिदास मित्र का हो गया। हाँ। पर मेरे बुआ ने बोला सिर्फ उनका होने से तो लाभ नहीं है जी, बाकी का भी होना चाहिए। जी जी। वो सब मेरे भाई है। तब सभी को फांसी का आदेश रद्द हुआ गांधी जी के कारण ही। जी जी। और ये 2-3 घंटे के भीतर हुआ। वाह। तो मैं 2-3 दिन के भीतर, क्योंकि उस समय पत्र पहुंचने में टाइम लगते थे। तो वो आकर मेरे बुआ को पानी पिला के, तो इतना करीब रिलेशन था, इतना करीब रिलेशन। जब भी कलकत्ता में आते जी, हाँ जी, और देखिए आजादीन फौज में जो रेजिमेंट था वो गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आजाद रेजिमेंट। तो सुभाष चंद्र बोस सबको सम्मान करते थे, सबको सम्मान करते थे सर। पर गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल अपने बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने उस हमारे समय साथ। जी उस जी समय जी हाँ, पूरी कर लीजिए अब बात जल्दी से उस समय अपनी। राजनीति अलग अलग, जी 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 अलग अलग दृष्टि होने से भी, विचार होने से भी, आइडियोलॉजी होने से भी एक दूसरे को सम्मान करते थे सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बल्कि कई जगह हमें वो झलक नज़र आई उस महान नेता की, आपकी विचार दृष्टि में। और आप मूल रूप से बांग्ला भाषी हैं, तो आपकी हिंदी में जो मिठास है, जो बांग्ला की एक सुगंध है, एकदम। क्योंकि अच्छा। शरद चंद्र जी से लेकर, क्योंकि बांग्ला साहित्य, बांग्ला रिफॉर्मिस्ट और बांग्ला क्रांतिकारियों का, भारतीय आज़ादी का इतिहास और भारतीय संस्कृति में राजा राम मोहन राय से लेकर, विवेकानंद से लेकर, सुभाष चंद्र बोस से लेकर, सौरभ गांगुली को भी मैं रखूंगा, क्योंकि बंगाल है, पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो बहुत ही अद्भुत है जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक बात हमें ये भी समझ में आती है कि इतिहास का एक पुनर्लेखन जो बड़ी मांग है, कि उसको फिर से बहुत ही क्रेडिबल तरीके से फिर से एक लिखे जाने की शायद ज़रूरत है, और जिससे हम उन हीरोज़ को जिनके बारे में कई सारी चीज़ें अभी हमें नहीं मालूम है, हमें मालूम होनी चाहिए। और एक बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं सर आप नमो सेना इंडिया के ज़रिए। सोमनाथ जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको बहुत मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप इस काम को लेकर आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपको भी जी। जया जी, मैं आपकी तरफ लौट रहा हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जिनके बारे में हम अक्सर